नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने परामर्श के अंतर्गत परामर्श के तत्वों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे परामर्श की विशेषताओं का। परामर्श की क्या क्या विशेषताएं हैं और परामर्श किस प्रकार का होता है। तो देखिए, सबसे पहला है परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। यानी परामर्श किसी को व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। सामूहिक रूप से एक साथ परामर्श नहीं दे सकते। अगर सामूहिक रूप से देते हैं तो वो निर्देशन के अंतर्गत आएगा, वो परामर्श नहीं कहलाएगा। परामर्श सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति जब अपनी समस्या को लेकर परामर्शदाता के पास आता है तो उस एक अकेले व्यक्ति को दिया जाने वाला तो वो है परामर्श। तो परामर्श किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। परामर्श केवल दो व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श है, यानी सिर्फ दो, जो परामर्शदाता हैं वो और प्रार्थी, इन दो जो व्यक्ति हैं इनके मध्य विचार विमर्श है। इसमें केवल और केवल दो व्यक्तियों का ही संपर्क होता है। दो व्यक्ति ही आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह परामर्श होता है। अगर दो से अधिक अगर व्यक्ति हैं तो वो परामर्श नहीं कहलाएगा। परामर्श निर्देशन की एक विधि है, यह भी निर्देशन की एक विधि है। परामर्श निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन निर्देशन में अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन परामर्श में सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति का आपस में आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है। एक तो परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श लेने वाला। इसी प्रकार से परामर्शदाता अपने विचारों को प्रार्थी पर थोपता नहीं है। परामर्शदाता कभी भी अपने विचारों को प्रार्थी पर थोपेगा नहीं। वो अपने जो विचार हैं, उसके जो विचार है वो थोप कर कभी भी नहीं कहेगा कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा। प्रार्थी को उस लायक बनाएगा, प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श देगा कि वो अपने आप ही उन विचारों को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। एक प्रजातांत्रिक तरीके से उसको इस प्रकार से तैयार करेगा, उसको अपने विचारों के द्वारा, उसको अपने गाइडेंस के द्वारा उसको इस प्रकार से तैयार करेगा, उसको इस प्रकार के इसका परामर्श देगा कि वो अपने आप ही उस विचारों के लिए तैयार हो जाएगा। उस पर थोपा कभी भी नहीं जाता है, उस पर कभी भी लादा नहीं जाएगा। इसलिए परामर्श में कभी भी परामर्शदाता अपने विचारों को थोपता नहीं है। इसी प्रकार से परामर्श प्रक्रिया प्रार्थी केंद्रित होती है। परामर्श हमेशा ही प्रार्थी को दिया जाता है, प्रार्थी केंद्रित होता है। जैसे हम कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया आजकल छात्र केंद्रित होती है। पहले अध्यापक केंद्रित हुआ करती थी, अब छात्र केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, यानी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर। तो प्रार्थी केंद्रित, प्रार्थी का व्यवहार किस प्रकार का है, प्रार्थी के विचार किस प्रकार के हैं, उसकी समस्या क्या है, वो समस्या क्यों है, यानी उस प्रार्थी पर प्रार्थी केंद्रित होती है। प्रार्थी किस प्रकार से उस समस्या को समाधान चाहता है, कब चाहता है, कैसे चाहता है, प्रार्थी के ऊपर, प्रार्थी पर निर्भर करता है। इसलिए ये प्रार्थी केंद्रित होती है परामर्श प्रक्रिया। इसी प्रकार से परामर्श प्रक्रिया प्रार्थी में आत्मविश्वास पैदा करती है। परामर्श प्रक्रिया प्रार्थी के अंदर इस प्रकार का आत्मविश्वास पैदा करती है कि वो अपने आप ही आत्मनिर्भर बने, उस समस्या के समाधान के लिए अपने आप ही आत्मनिर्भर बने, अपने आप ही उस समस्या के समाधान को खोज के प्रति वो तत्पर हो। इस प्रकार से उसमें एक आत्मविश्वास पैदा किया जाता है विचारों द्वारा। परामर्शदाता प्रार्थी के अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है ताकि वो उस समस्या का समाधान खुद ढूंढ सके, उस समस्या का समाधान खुद कर सके। इस प्रकार का एक आत्मविश्वास में पैदा किया जाता है। इसी प्रकार से परामर्श मूलतः समस्या परक होता है, यानी परामर्श हमेशा ही किसी समस्या को लेकर दिया जाता है। कोई ना कोई समस्या होती है तभी परामर्श दिया जाता है। बिना समस्या के क्या परामर्श देंगे, किस समस्या के बारे में देंगे, यानी कोई एक समस्या के बारे में, एक समस्या होनी चाहिए,
उस समस्या के बारे में परामर्श हमेशा ही दिया जाता है। मूलतः ये समस्या परक होता है, समस्या को लेकर परामर्श दिया जाता है, किसी भी समस्या को लेकर परामर्श दिया जाता है। यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का एक स्वरूप है, ये वार्तालाप का एक स्वरूप है जो दो व्यक्तियों के मध्य होती है। दो व्यक्ति, एक परामर्श देने वाला, एक परामर्श लेने वाला, इन दो व्यक्तियों के मध्य एक वार्तालाप होती है और वार्तालाप के द्वारा उस समस्या का हल किया जाता है। ये दो व्यक्तियों के मध्य ये वार्ता का एक स्वरूप है। इसी प्रकार से यह विश्वास पर आधारित होता है। अगर परामर्शदाता को प्रार्थी पर विश्वास नहीं होगा या प्रार्थी को परामर्शदाता पर विश्वास नहीं होगा तो परामर्श नहीं दिया जा सकता। दोनों को आपस में विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे पर जो विश्वास होता है तभी परामर्श सफल रहता है। इसलिए यह विश्वास पर आधारित होता है। परामर्श सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिक सफल होता है। अच्छा वातावरण होगा, मित्रतापूर्ण वातावरण होगा। प्रार्थी को परामर्शदाता प्रार्थी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, अच्छे वातावरण में उसको डांटेगा डपटेगा नहीं, अच्छे वातावरण में, एक प्रजातांत्रिक तरीके से अच्छे वातावरण में अगर उसको परामर्श देगा तो परामर्शदाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसको परामर्श दे पाएगा और जो परामर्श लेने वाला है, प्रार्थी है, वो ज़्यादा से अच्छा परामर्श ले सकेगा और परामर्श को ग्रहण कर सकेगा, उसमें आत्मविश्वास पैदा हो सकेगा। इसलिए परामर्श हमेशा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए और वो सफल ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से प्रार्थी के आचरण में परिमार्जन, यह क्या है? प्रार्थी के आचरण में परिमार्जन करता है। परामर्श हमेशा ही प्रार्थी के आचरण में परिमार्जन करता है। जैसे कहते हैं कि अध्यापन, शिक्षण, प्रार्थी के जो छात्र हैं उसका व्यवहार परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार से यह भी प्रार्थी के आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जे एक कैलोरी कहता है कि परामर्श का संबंध अधिगम से ही होता है, यानी उसको सिखाते हैं कि किस प्रकार उस समस्या का समाधान होगा, तो वो सिखाते हैं। तो जिस प्रकार अधिगम से व्यक्ति के आचरण में, व्यवहार में चेंज होता है, उसी प्रकार से परामर्श के बाद में जो परामर्श लेने वाला है उसके व्यवहार में चेंजेज आएगा, ताकि उसमें क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा, उसमें ये लगेगा कि मुझे हाँ मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। इसलिए प्रार्थी के आचरण में ये परिमार्जन करता है, प्रार्थी का आचरण अच्छा बनाता है। इसी प्रकार से निर्देशन प्रक्रिया का यह एक अंग है। जो परामर्श है वो संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी होती है। निर्देशन प्रक्रिया जीवन भर चलती है, लंबी चलती है, बहुत लंबे काल समय तक चलती है, जीवन भर भी चल सकती है। तो उसका एक अंश मात्र है परामर्श उसका एक अंश मात्र है और वो सशक्त अंश है, बहुत ही सशक्त अंग है। इसी प्रकार से यह प्रजातांत्रिक स्वरूप होता है। परामर्श का स्वरूप हमेशा ही प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक तरीके से परामर्श दिया जाता है। परामर्शदाता है वो प्रार्थी को उसके सम्मुख अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखता है और प्रार्थी को उस लायक बनाता है कि वो उस विचार ग्रहण कर सके। इसलिए इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। पहले वो प्रार्थी का व्यवहार देखता है, प्रार्थी का व्यवहार किस प्रकार का है, प्रार्थी किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसकी समस्या क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, तो वह सारा देखकर प्रजातांत्रिक तरीके से उस समस्या का हल ढूंढा जाता है। परामर्श का आधार व्यावसायिक होता है। जो परामर्शदाता है वो हमेशा ही व्यावसायिक तरीके से परामर्श देता है। तो ये परामर्श की विशेषता है कि परामर्श व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं है, यह केवल दो व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श है और निर्देशन की एक विधि है। परामर्शदाता अपने विचारों को प्रार्थी पर कभी भी थोपेगा नहीं
परामर्श प्रक्रिया प्रार्थी केंद्रित होती है और परामर्श प्रक्रिया प्रार्थी में आत्मविश्वास पैदा करती है। परामर्श मूलतः समस्या परक होता है, नहीं कोई ना कोई समस्या अवश्य होती है। यह वार्तालाप का एक स्वरूप है, दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप होती है, विश्वास पर आधारित है, एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल रहता है और प्रार्थी के हित में ये सहायता प्रदान करती है कि प्रार्थी का हित क्या है, उसका हित में सहायता प्रदान करता है। परामर्श प्रार्थी के आचरण में परिमार्जन करता है, प्रार्थी का जो व्यवहार है वो चेंज करता है और निर्देशन प्रक्रिया का यह एक अंग है और प्रजातांत्रिक स्वरूप इसका होता है। परामर्श का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है, परामर्श हमेशा ही व्यावसायिक होता है। इस प्रकार यह इनकी विशेषताएं हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि परामर्श की अवधारणा क्या है, यानी परामर्श कब सफल रहता है, इसकी मूलभूत अवधारणा क्या है, परामर्श सफल कब होता है, अच्छा परामर्श किस प्रकार दिया जा सकता है, मूलभूत अवधारणा, यानी इसकी जो सफलता है इसके पीछे इसके आवश्यक तत्व क्या है, के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, परामर्श की सफलता के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, इसकी मूलभूत अवधारणा क्या है। देखिए ए.जे. जॉन्स है, इसने 4 जो तत्व हैं इसको उसकी सफलता के लिए, परामर्श की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक बताया कि परामर्श की सफलता के लिए ये 4 तत्व बहुत आवश्यक हैं और इससे इसकी सफलता निहित होती है। हमेशा ही इन 4 तत्वों में सफलता निहित होती है। ए.जे. जॉन्स ने 4 मूलभूत अवधारणा परामर्श की, 4 मूलभूत जो अवधारणा है वो परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक बताया है, जिसमें सबसे पहला है कि अनुकूल वातावरण और गोपनीयता। परामर्श प्रक्रिया जो संचालित करने के लिए वातावरण अनुकूल हो, अनुकूल वातावरण के अतिरिक्त वातावरण में गोपनीयता होनी बहुत आवश्यक है। यदि गोपनीयता नहीं होगी तो परामर्श दाता है और परामर्श लेने वाला जो प्रार्थी है वो प्रार्थी परामर्शदाता को अपनी जो समस्याएं हैं वो सही ढंग से नहीं बता पाएगा, सही प्रकार से नहीं बता पाएगा, पूरी तरह से नहीं बता पाएगा। कहीं ऐसी समस्याएं होती हैं जो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं और व्यक्तिगत समस्याओं को वो दूसरों के सामने नहीं कह सकता, या अगर परामर्शदाता गोपनीयता बनाए नहीं रखेगा तो उसको कहने में हिचकिचाएगा कि कहीं मेरी जो समस्या है वो कहीं दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच जाए, दूसरे लोगों को पता नहीं चल जाए, इसलिए वो अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो गोपनीय रखना चाहता है। इसलिए वातावरण में हमेशा ही गोपनीयता रहनी बहुत आवश्यक है, यानी जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए, उस परामर्श देने और परामर्श लेने वाले के अनुकूल होना चाहिए। उसके साथ साथ वातावरण में गोपनीयता होनी चाहिए, उस प्रार्थी को यह विश्वास हो कि हाँ ये जो मैं जिससे परामर्श ले रहा हूँ परामर्शदाता मेरी बातों को गोपनीय रखेगा। तो और परामर्शदाता को विश्वास हो कि जो प्रार्थी हैं वो मैं जो परामर्श दे रहा हूँ उस चीज को गोपनीय रखेगा, यानी गोपनीयता बहुत आवश्यक है। बिना गोपनीयता के और बिना अनुकूल वातावरण के परामर्श कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से प्रार्थी स्वयं की इच्छा पर इसकी सफलता निर्भर होती है। प्रार्थी की इच्छा होनी बहुत आवश्यक है। प्रार्थी की अगर इच्छा नहीं होगी, बिना इच्छा के वो अगर परामर्श लेगा तो परामर्श प्रक्रिया में अगर बिना इच्छा के भाग लेगा, मेरी इच्छा नहीं है और मैं परामर्श ले रहा हूँ किसी से, तो बिना इच्छा के कोई काम, बिना मेरी इच्छा के मेरा कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए परामर्श प्रक्रिया में जब तक प्रार्थी स्वयं अपनी इच्छा से भाग नहीं लेता, किसी के कहने से नहीं कि उससे परामर्श ले ले तो अच्छा रहेगा, वो अपनी इच्छा है नहीं फिर भी वो परामर्श ले रहा है, फिर वो परामर्श जो परामर्शदाता है उसकी इच्छा होगी तो बात मानेगा वरना नहीं मानेगा। तो प्रार्थी की इच्छा होनी बहुत आवश्यक है। प्रार्थी की अगर इच्छा नहीं होगी तो वो इसमें स्वयं वो सहयोग प्रदान नहीं करेगा, और जब सहयोग प्रदान नहीं करेगा तो उस परामर्श की सफलता भी निर्भर नहीं होगी। इस परामर्श की
परामर्श भी सफल नहीं हो पाएगा। परामर्श सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रार्थी की इच्छा नहीं थी बात मानने की और उसने बात नहीं मानी। इसलिए प्रार्थी की इच्छा, प्रार्थी खुद की इच्छा बहुत आवश्यक है परामर्श लेने के पीछे। जब तक प्रार्थी की इच्छा नहीं होगी तब तक परामर्श सफल नहीं हो पाएगा। परामर्शदाता के लिए यदि परामर्शदाता अनुभवी और प्रशिक्षित होना चाहिए। परामर्श देने वाला है वो बहुत अनुभवी होना आवश्यक है, प्रशिक्षित होना आवश्यक है। बिना प्रशिक्षित और बिना अनुभवी जो परामर्शदाता है वो कुछ भी परामर्श दे देंगे। अनुभवी, इसको सोच समझकर परामर्श देने वाला और बहुत ही उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उसने, इसी के साथ साथ व्यक्तिगत दृष्टिकोण वाला हो। व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ वो इस प्रक्रिया के प्रति रुचि भी रखता हो। अगर वो अनुभवी और प्रशिक्षित होगा तो वो रुचि रखेगा इस प्रक्रिया के प्रति, वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखेगा और इसके साथ साथ वो रुचि रखेगा और वो समर्पित रहेगा उस समस्या समाधान के लिए, समर्पित भाव से काम करेगा। इसी प्रकार से जो प्रार्थी हैं वो सहजतापूर्वक उस प्रार्थी के साथ जो संबंध है वो सहजतापूर्वक किस प्रकार स्थापित करने हैं, अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण किस प्रकार स्थापित करना है, वो एक अनुभवी प्रशिक्षित परामर्शदाता है वही उस मित्रतापूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा कर सकता है उस प्रार्थी के साथ। इसलिए हमेशा जो परामर्शदाता है वो अनुभवी और प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी उसकी सफलता निहित होती है परामर्श की और उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी समस्या के समाधान हो सकता है, तभी उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो परामर्शदाता प्रशिक्षित और अनुभवी होना आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए अनुभव लिए हुए परामर्शदाता बहुत कम सफल होते हैं। उसकी सफलता के पीछे उसकी अनुभवी होना, उसका अनुभवी होना, उसका प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से आवश्यकता पर उपलब्धता आवश्यक है कि जब भी प्रार्थी को आवश्यकता हो तब परामर्शदाता उपलब्ध हो और परामर्शदाता जब भी कहे तब प्रार्थी भी उपलब्ध हो। आवश्यकता पर उपलब्धता हमेशा आवश्यक है। यदि वो तात्कालिक हो या दीर्घकालिक हो, कभी भी हो कि हाँ परामर्श लेना बहुत आवश्यक है, तो उसको दोनों की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। नहीं कल कर देंगे, बाद में परामर्श दे देंगे, इससे फिर क्या होता है कि वो जो उसकी सफलता है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से चाहे वो दीर्घकालिक हो कि लंबे समय तक चलने वाला परामर्श हो, आए दिन के बाद 4 दिन बाद आवश्यक रूप से मिलना है तो मिलना ही है, 4 महीने बाद आवश्यक रूप से मिलना है तो मिलना ही है। यानी दोनों की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है, तभी परामर्श सफल रहता है। तो ये ए.जे. जोन्स ने 4 मूलभूत अवधारणाओं को परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक बताया है, जिसमें सबसे पहले है कि अनुकूल वातावरण हो और गोपनीयता हो। वातावरण अनुकूल हो और गोपनीयता, बिना दूसरों को कहे, गोपनीयता बहुत आवश्यक है। गोपनीय इतनी चीजें आवश्यक हैं। इसी प्रकार से प्रार्थी खुद की इच्छा पर इसकी सफलता नहीं होती है। प्रार्थी खुद की इच्छा होनी चाहिए परामर्श लेने की, दूसरों के कहने पर नहीं, खुद की इच्छा से वो काम करे तभी सफल होगा। इसी प्रकार से परामर्शदाता अनुभवी और प्रशिक्षित होना आवश्यक है। वो प्रशिक्षित अनुभवी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण वाला हो, वो इस प्रक्रिया के प्रति रुचि रखने वाला हो और समर्पित हो, तभी वो अच्छा परामर्श दे पाएगा, परामर्श की सफलता सफल रहेगा। इसी प्रकार से आवश्यकता पर दोनों की उपलब्धता, जब भी आवश्यक हो दोनों की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। जब भी परामर्श लेना हो या परामर्श देना हो, जब भी परामर्श देना हो तब प्रार्थी की आवश्यकता उपलब्धता आवश्यक है, और जब भी प्रार्थी को परामर्श लेना हो तब परामर्शदाता की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। इसलिए परामर्शक हैं वो
अनुभवयुक्त परामर्श की प्रक्रिया से अवगत रहता है, उसकी श्रेष्ठता परामर्श जो प्रार्थी है उस पर स्वतः सिद्ध होती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए सन 1954 में वेलबर्ग ने परामर्श और साक्षात्कार में समानता सिद्ध करने का प्रयास किया और कहा कि परामर्श एक प्रकार का साक्षात्कार ही है, यानी आमने सामने बैठकर किया जाता है। परामर्श क्या है? एक प्रकार का साक्षात्कार है जो कि आमने सामने बैठकर लिया जाता है और वह एक ऐसी सहायता है कि वो अधिक से अधिक ढंग से समझ सके, प्रार्थी अधिक से अधिक ढंग से उसको समझ सके और उस समस्या समाधान के प्रति वो रुचि ले सके और कठिनाइयों में समायोजन स्थापित कर सके, समस्याओं में समायोजन, बाधाओं के प्रति समायोजन स्थापित कर सके। मॉयस ने परामर्श के प्रत्येक व्यापकता का मॉयस जो है उसने परामर्श को के जो प्रत्यय हैं उसको व्यापक बनाने का प्रयास किया और कहा कि जिसका निहितार्थ यह है कि मात्र व्यवसाय के लिए नहीं, कि केवल और केवल व्यवसायिक हो इसलिए नहीं, वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान के लिए वैचारिक सहायता जो दी जाती है वो हमेशा ही परामर्श होती है। इसमें सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, जीवन में किसी भी समस्या के लिए किसी से भी हम परामर्श लेते हैं वो परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, ये कहा है मॉयस ने। तो ये परामर्श की विशेषता है और परामर्श की अवधारणा थी। थैंक यू, धन्यवाद।